प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द का आशय हिंदी के सर्वाधिक व्यवहारिक एवं संपर्क स्वरूप से है, जो जनमानस के अनुकूल और जन व्यवहार के लिए सर्वथा सक्षम है। प्रयोजन मूलक हिंदी को अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी कहा जाता है। हिंदी की पहचान साहित्य, कविता, कहानी तक ही सीमित नहीं है। आज वह ज्ञान विज्ञान की सोच को अभिव्यक्त करने का सक्षम समर्थ साधन भी बन चुकी है। इस प्रकार बहुआयामी प्रयोजनों की अभिव्यक्ति में सक्षम, व्यवहारिक एवं प्रशासनिक हिंदी का स्वरूप ही प्रयोजन मूलक हिंदी। संचार का ही विस्तृत रूप जनसंचार है। जनसंचार अंग्रेजी के मास कम्युनिकेशन शब्द का पर्यायवाची है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कम्युनिस से हुई है, जिसका मतलब होता है किसी वस्तु या विषय का सबके लिए साझा होना, अर्थात अपने भावों, विचारों, जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक दूसरे तक पहुंचाना। जनतांत्रिक व्यवस्था में जनसंचार तथा उसके माध्यमों को जनसंचार माध्यम कहा जाता है। जनसंचार के माध्यमों के अंतर्गत मुख्यतः समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म तथा कंप्यूटर आदि आते हैं। जनसंचार के इन सभी माध्यमों ने विश्व में फैली समस्त मानव जाति के जीवन को प्रभावित किया है। वर्तमान समय में जनसंचार के ये माध्यम मनुष्य की शिक्षा, उनके ज्ञान विज्ञान को प्रभावित कर रहे हैं। इनके प्रयोग से आधुनिक शिक्षा तथा ज्ञान विज्ञान दोनों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण क्रांति आई है। सामान्यतः हम सूचना को व्यापक समाज तक फैलाने वाले संचार माध्यमों को 3 वर्गों में रख सकते हैं। पहला, शब्द संचार माध्यम अथवा मुद्रण माध्यम। इसे के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पंपलेट आदि आते हैं। दूसरे रूप में शब्द संचार माध्यम को रखते हैं, जिसमें रेडियो, ऑडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर, एफएम आदि आते हैं। तीसरे संचार माध्यमों के वर्ग में दृश्य श्रव्य संचार माध्यमों को रखते हैं, जिसमें हम चीजों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जिनमें टेलीविजन, वीडियो कैसेट, फिल्म, वीडियो प्लेयर, मोबाइल कैमरा आदि आते हैं। जनसंचार माध्यमों में प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयोग को देखने के लिए, उसकी दशा दिशा, उसकी स्थिति को जानने के लिए हमें इन माध्यमों में प्रयोग होने वाली हिंदी की शैली, उसके प्रयोग और उसकी सक्षमता को देखना होगा। इसके लिए इन माध्यमों का सूक्ष्म परिचय भी आवश्यक है, जो पूर्व में हम दे चुके हैं। जिस तरह बिना हवा के हम जी नहीं सकते, उसी तरह साधारणतः बिना भाषा के संचार नहीं किया जा सकता। संचार का मुख्य साधन भाषा है। बिना भाषा के संचार निर्जीव है। समाचार पत्रों के बारे में तो यह बात एकदम सही है, क्योंकि भाषा में ही तो अखबार छपते हैं। रेडियो और दूरदर्शन में भी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसे वाचिक भाषा कहते हैं, पर इसमें भी प्रसारण से पहले लिखित रूप में ही सामग्री को
तैयार किया जाता है, जिसके लिए लिखित भाषा अत्यंत आवश्यक है। भाषा का विकास लगातार होता रहता है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और हिंदी में ही केंद्र तथा कुछ राज्यों में कामकाज होने लगा, तो हिंदी में नए नए शब्दों का विकास होने लगा। हमने प्रारंभ में ही लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, सचिवालय, मंत्रिमंडल, सरकार, आयोग, प्रशासन जैसे शब्द बना लिए और सभी भारतीय भाषाओं में यही शब्द परिभाषिक शब्द बन चुके हैं। बाद में जैसे जैसे नए विषय तथा नए तरह का कामकाज सामने आया, नई शब्दावली और वाक्य रचना भी विकसित होने लगी। समाचार पत्रों की भाषा भी इसी तरह विकसित होती रहती है। ध्यान देने की बात यह है कि समाचार पत्रों में संचार में हमारा लक्ष्य भाषा को संवारना नहीं, बल्कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना होता है। यह सही है कि भाषा जितनी सुगठित और मंझी हुई होगी, हमारी बात का असर भी उतना ही गहरा होगा। लेकिन भाषा को हमें माध्यम और साधन मानकर ही चलना चाहिए। साहित्य और पत्रकारिता में यही अंतर है। कई बार साहित्य की भांति पत्रकारिता में भी भाषा को चमत्कारिक बनाने के लोभ से उसे दुरूह और बोझिल बना दिया जाता है। समाचार पत्रों की भाषा का मूल्यांकन करते हुए इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अखबार बहुत जल्दी में छापे जाते हैं और उनके लिए समाचार आदि लिखने का काम भी अक्सर शीघ्रता से होता है। फिर भी भाषा के महत्व को मूल सामग्री से कम नहीं किया जा सकता। समाचार पत्रों में अगर हम हिंदी की स्थिति को देखें तो देखते हैं कि उसमें कई सारी समस्याओं के दर्शन होते हैं। स्वरूप के बाद हम देखते हैं कि समाचार पत्रों की भाषा में जो सबसे अधिक खटकने वाली बात है, वह इनकी भाषा और बर्तनी में एक रूपता का अभाव है। यह दोष हिंदी के लगभग सभी समाचार पत्रों में पाया जाता है। इसके मुख्य पहलू अगर देखे जाएं तो वो इस प्रकार दिखाई देते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हिंदी के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में अनेक बोलियां हैं जिनमें अनेक असमानताएं हैं। अधिकांश हिंदी भाषी पढ़ने लिखने में तो हिंदी के मानक रूप का प्रयोग करते हैं, किंतु अपने परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों और मित्रों से अपनी स्थानीय बोली में बात करते हैं। इस प्रकार लगभग प्रत्येक हिंदी भाषी अनिवार्य रूप से द्विभाषी है। अतः वह अपनी प्रादेशिक भाषा, शब्दावली, प्रयोगों और मुहावरों से प्रभावित होता है। यदि हम विभिन्न हिंदी क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले अखबारों की तुलना भाषागत रूप से करें तो यह अंतर स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। हिंदी अखबारों की भाषा में एक रूपता का अभाव होने का कारण यह भी है कि हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तनी के विषय में अभी तक एक रूपता कायम नहीं की जा सकी है। हिंदी समाचार पत्रों में अन्य भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं के व्यक्तिवाचक नामों की वर्तनी में हास्यास्पद भेद भी पाए जाते हैं। प्रायः हिंदी में जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। जनसंचार माध्यमों में हिंदी की स्थिति देखने पर यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि हिंदी भाषा का समाचार पत्रों में एक रूप नहीं दिखाई देता। वह प्रादेशिक स्तर पर, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर बदलता रहता है। इसी प्रकार रेडियो और टेलीविजन को हमारे देश में क्रमशः आकाशवाणी, दूरदर्शन कहा जाता है। इन प्रसारण के माध्यमों के द्वारा मनोरंजक, ज्ञानवर्धक तथा सूचनापरक आदि सब तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो प्रसारणों की भाषा का विशेष महत्व है क्योंकि इसे अनपढ़ तथा एकदम निरक्षर लोग भी सुनते हैं।
जनसंचार माध्यमों के श्रव्य रूप में रेडियो में अगर हम हिंदी भाषा की स्थिति को देखें तो यह देखते हैं कि इसमें कठिन बोलचाल के शब्दों के बजाय हिंदी के सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें उर्दू के अधिकांश शब्द जो हिंदी में बोलचाल के अंग बन गए हैं, उनका प्रयोग अधिकता से किया जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि यह शब्द अनपढ़ निरक्षर व्यक्ति द्वारा भी सहजता से समझ लिए जाते हैं। यही कारण है कि आकाशवाणी या रेडियो में किंतु, अपितु, एवं, अन्यथा, यद्यपि, यदि, तथापि की बजाय क्रमशः लेकिन, बल्कि, और, नहीं तो, हालांकि, अगर, तो भी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार के शब्द श्रव्य माध्यम में हिंदी भाषा को सरलता से समझने योग्य बनाते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यमों में जहां हम टेलीविजन की बात करें तो जितने भी, चाहे वह दूरदर्शन हो और अन्य किसी चैनल पर समाचार या अन्य कोई कार्यक्रम हो, इन पर भी वे सभी बातें लागू होती हैं जो रेडियो समाचारों के बारे में हम पहले बता चुके हैं। दूरदर्शन समाचारों में भी शब्द, वाक्य, रचना तथा अनुवाद के मामले में वे सभी सावधानियां बरतनी जाती हैं जो रेडियो समाचारों का लेखन संपादन करते हुए बरती जाती हैं। दूरदर्शन के समाचारों में भाषा का प्रयोग अपेक्षाकृत कम और चित्रों तथा दृश्यों का उपयोग अधिक होता है। अतः सारी घटना का भाषागत वर्णन अपेक्षा इसका महत्व अपेक्षाकृत कुछ कम हो जाता है, क्योंकि देखने वाला चित्रों और वीडियोस के माध्यम से घटनाक्रम को आसानी से समझ लेता है। वर्तमान समय व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्नत समय कहा जा सकता है। आज जितने भी दृश्य श्रव्य माध्यम पूर्व में प्रचलित थे, उन सभी ने हिंदी भाषा को अपने लाभ के लिए अंगीकार कर लिया है। हिंदी भाषा का बहुताधिक प्रयोग इन संचार माध्यमों में होने लगा है। अंग्रेजी की पहुंच जहां सीमित जन समुदाय तक थी, वहीं इन जनसंचार माध्यमों में हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप को अंगीकार कर लेने से इन विज्ञापनों की और उत्पादन कंपनियों की पहुंच देश के कोने कोने तक बढ़ गई है। इंटरनेट की दुनिया में भी हिंदी का बोलबाला अब बढ़ने लगा है। स्मार्टफोन की बात करें तो स्मार्टफोन के लिए कई तरह के एप्लीकेशन भी डेवलप किए गए हैं। इनमें अब अधिकांश एप्लीकेशन हिंदी भाषा में डेवलप किए जा रहे हैं। भारत में लोग अभी भी हिंदी भाषा के एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में इन्हें समझना और उपयोग करना काफी सरल होता है। इंटरनेट में हिंदी की स्थिति को अगर हम देखें तो यह पाते हैं कि गूगल पर हिंदी भाषा में सर्च किए जाने वाले शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। गूगल इंडिक टूल के आ जाने से इंटरनेट पर हिंदी भाषा की स्थिति में जो सुधार हुआ है वह महत्वपूर्ण है। हिंदी और सर्च इंजन की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में 15 से अधिक सर्च इंजन हैं जो किसी भी वेबसाइट को खोजकर, किसी भी लेख को, किसी भी शब्द को खोजकर आपके सामने हिंदी में उसका रिजल्ट प्रस्तुत कर देते हैं। जब से इंटरनेट पर बोलकर सर्च करने की सुविधा प्राप्त हुई है, तब से चाहे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या भले ही वह अनपढ़ हो, वह हिंदी बोलकर इंटरनेट से अपनी वांछित
जानकारी को निकाल सकता है और उसे सुन देख सकता है। जनसंचार माध्यमों में अगर हम इंटरनेट और कंप्यूटर मोबाइल फोन्स की बात करें तो इसमें हिंदी का प्रयोग बहुतायत से होने लगा है। यहाँ हिंदी की स्थिति सुदृढ़ है, पर हिंदी का भाषागत रूप यहाँ पर बहुत शुद्ध नजर नहीं आता। दृश्य श्रव्य माध्यमों में अगर हम सिनेमा की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ हिंदी की जो ताकत है, जो बोलबाला है हिंदी का, वह बढ़ने लगा है। हिंदी का महत्व और हिंदी की स्वीकृति को हम इस बात से अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि चाहे कोई विदेशी या हॉलीवुड फिल्म हो या भारत में ही चलने वाली दक्षिण भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री की फिल्में हो, ये सभी अपनी फिल्मों को हिंदी में रिलीज करवाना चाहते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में कई बार यह प्रयास होता है कि उन्हें भारत में अमेरिका से पहले रिलीज किया जाए। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत में हिंदी भाषी दर्शकों की संख्या बहुत अधिक है, जो सबसे पहले हॉलीवुड की फिल्मों को देखने की चाह रखते हैं। इससे इन फिल्मों का बाजार भी बढ़ता है और हिंदी भाषा की स्थिति भी लगातार सुदृढ़ होती जा रही है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी जनसंचार माध्यमों में अपना स्थान बना रही है। हिंदी एक भाषा के रूप में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है और पहुंचाई जा रही है। इनमें जनसंचार माध्यम भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बड़े स्तर पर देसी विदेशी फिल्में हिंदी भाषा में देखी जा रही हैं। अन्य भाषाओं से अनुदित फिल्में भी हिंदी भाषा में देखी जा रही हैं। इंटरनेट पर तो हिंदी उपकरणों का, हिंदी सामग्री का मानो भंडार ही आ गया है।